प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं आपका अपनी विज्ञान की कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने कोशिकांग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 4 कोशिकांग पढ़ लिए हैं। मुख्यतः कोशिका के 6 कोशिकांग होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। उनमें से हमने 4 कोशिकांग पढ़ लिए हैं। एक तो हमने अंतर्द्रव्य जालिका पढ़ ली है, ठीक है बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा हमने गोल्गी कण भी पढ़ लिया है कि क्या होता है। हमने लाइसोसोम भी पढ़ लिया है और हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चों ने अच्छी तरह ये समझे होंगे और आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं 5वां जो हमारा कोशिकांग है वो है प्लास्टिड्स। क्या है? प्लास्टिड। अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। प्लास्टिड बेसिकली है क्या चीज़ और इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है कोशिकांग में। अब प्लास्टिड केवल देखिए बच्चों, पहली बात तो यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है प्लास्टिड, ठीक है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। प्लास्टिड जो है यह इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, रंगीन प्लास्टिड से बोलते हैं हम, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें ल्यूकोप्लास्ट। यानी 2 तरह के प्रकार होते हैं हमारे प्लास्टिड के। एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट जिसमें रंगीन प्लास्टिड होते हैं और दूसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट जिसमें आपके श्वेत और रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, ठीक है बच्चों। अब जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, यानी हरे रंग का वर्णक होता है, तो उसे बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या हुआ? ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बहुत ही आवश्यक है, ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता करता है, ये आपको मैंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में समझा दिया है कि जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य की किरणों को अवशोषित करके भोजन बनाने में सहायता करता है, ठीक है बच्चों। दूसरा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा पीले रंग तथा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल अथवा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा वर्णक है, ऐसा प्राथमिक अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। प्लास्टिड जो है भीतरी संरचना जो है बहुत सी झिल्ली वाली होती है। भीतरी संरचना बहुत सी झिल्ली वाली होती है जो कि लगभग माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखती है, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, तो इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं प्लास्टिड में, समझ गए आप। तो इसकी संरचना भी लगभग माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। चलिए वापस चित्र पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं पादप कोशिका के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, ठीक है बच्चों। अब ये ध्यान से देखिए आप, ये एक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये आप देखिए, ये है आपका प्लास्टिड, ठीक है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका प्लास्टिड है। अब दोनों में देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है। इसकी बाहर की संरचना भी डुअल मेम्ब्रेन है और इसकी भी डुअल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हरित लवक यानी थाइलोक्लोराइड होते हैं, जो आपको मैंने बता दिया क्लोरोप्लास्ट। ये जो नीचे दिख रही है आपको प्लेट्स, ये अंदर ये आपका हरित लवक है, ठीक है बच्चों। और इसका अपना राइबोसोम होता है, अपना डीएनए होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो लगभग दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। फ़र्क क्या है? जो प्लास्टिड्स होते हैं उसमें होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट और उसमें वर्णक होते हैं नारंगी और हरे रंग के, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड एक तो यहाँ पे भी, ये भी आपका कोशिका में सब जगह पाया था, ये भी प्लास्टिड है, ये भी प्लास्टिड है, ये भी प्लास्टिड है। इस तरह से कोशिका में प्लास्टिड चारों तरफ पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा प्लास्टिड क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारे अंतिम जो कोशिकांग है उसके बारे में। सबसे जरूरी कोशिकांग हमने पढ़ लिया। अब लास्ट वाला है रसधानियाँ। हमारा जो छठा कोशिकांग है वो है रसधानियाँ। तो रसधानियाँ बेसिकली क्या होती हैं, एक प्रकार का खाली स्पेस होती हैं, ठीक है, जो आपकी जंतु कोशिकाओं उसमें छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। ठीक है बच्चों, पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं, जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं। रसधानियाँ करती क्या है, रसधानियों में कोशिकाओं की केंद्रीय माप जो होता है 50 से 90% तक इनका होता है, कोशिकाओं का आयतन रसधानी के माप के हिसाब से। यानी जो रसधानियों का साइज होता है ना, वो कोशिका का 50 से 90% तक इसका रसधानियों के द्वारा ही होता है। तो रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है साइज में, ठीक है। पादप कोशिकाओं में रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। वैसे देखने में लगी होती है फूली हुई थैली, लेकिन इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। और पौधों के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो रसधानी में ही स्थित होते हैं। तो रसधानी में क्या क्या होता है, अम्ल, शर्करा तथा कार्बनिक अम्ल होते हैं, जो कि और कुछ प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, ठीक है, अमीबा है, और आपका इनमें रसधानियों का उपयोग जो है खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए होता है और खाद्य पदार्थों को पचाने के लिए इसका उपयोग होता है। आपने पढ़ा भी है पिछली कक्षाओं में कि अमीबा में भोजन कहाँ पचता है, खाद्य धानी में, तो वो भी रसधानी होती है। और कुछ अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में भी यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रसधानियाँ। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आई होगी। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो बड़ी सी दिख रही है आपको, ये है आपकी रसधानी, ठीक है। लेकिन ये जो कोशिका है ये है पादप कोशिका, इसलिए इसमें बहुत बड़ी है। हम देखते हैं जंतु कोशिका में इसका आकार छोटा होता है। ये जंतु कोशिका है, ठीक है बच्चों। जंतु कोशिका में जो रसधानी है वो छोटियाँ हैं, दिखाई दे रही है आपको। ये जो गोले गोले है ना, ये सब रसधानियाँ ही है जंतु कोशिका में, ठीक है। तो जो रसधानियाँ होती हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, आकार में बड़ी होती हैं, किसमें, पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में यह छोटी होती हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कोशिकांग क्या होते हैं। कोशिकांग मुख्यतः 6 कोशिकांग होते हैं। जो जरूरी कोशिकांग होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, सारे अच्छी तरह विस्तार से हमने समझे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अंतर्द्रव्य जालिका होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह होते हैं, स्मूथ और रफ, यानी चिकने और खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। तीसरी होती है आपकी लाइसोसोम्स। चौथी होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। छठा होता है आपका 5 होता है रसधानियाँ, ठीक है। और उसके बाद होती है आपकी प्लास्टिड्स। तो ये आपने सभी कोशिकांग पढ़े। तो हमने बीच में बताया था एक चीज़ आपको, मैंने जब अंतर्द्रव्य जालिका पढ़ी थी तो उसमें राइबोसोम भी पढ़े थे हमने। राइबोसोम भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो कि आपके अंतर्द्रव्य जालिका में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार यह अध्याय पूरा हुआ बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह यह समझ आया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी कल हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपने समझा होगा और एंजॉय किया होगा। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने घरों में सेफ रहिए और आराम से पढ़ते रहिए।